मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल की यूनिट 5 का आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैश्विक तापन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके अंदर हम ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं, ग्लोबल वार्मिंग किन गैसों का योगदान होता है, किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेवार हैं, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग को यदि हम देखें तो वैश्विक तापन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो वैश्विक तापन से तात्पर्य क्या है, तो सर्वप्रथम इसका हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के तापमान में हो रही लगातार वृद्धि से तात्पर्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। यानी वैश्विक तापमान में जो नगरीकरण, औद्योगिकरण और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो ग्रीन हरित गैसें की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या है, पृथ्वी के तापमान जो औसत रूप से क्या रहता है, समान रहता है। हालांकि उसमें क्षेत्रीय विविधताएं मिलती हैं, फिर भी समान रहता है। तो उसमें जब उतार चढ़ाव रहता है तो ऊंच हो जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, जिसके कई नकारात्मक प्रभाव जलवायु, जीव जंतु, वनस्पति पर देखने को मिलता है। तो पृथ्वी के तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह हम जानते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और क्षेत्र विशेष और समय आधार पर तापमान में कमी या वृद्धि हो सकती है, परंतु पृथ्वी का औसत तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये जो परिवर्तन आता है, क्यों आता है कि वर्तमान में बढ़ते जो नगरीकरण है, औद्योगिकरण और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से हरित गैसों की मात्रा, तो हरित गैसों में देखें तो CO2 है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, मेथेन है, CFC है और HFC, जो गैसों की सांद्रता में जब बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली जो लघु विकिरणें होती हैं और पृथ्वी से टकराकर दीर्घ विकिरणों को यानी रोक लेती है, और जब रोक लेती है तो क्या होता है, उसका सीधा परिणाम वैश्विक तापमान पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, या जिसको हम ग्रीन यानी हरित प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। और इसी जो तापमान बढ़ता है उस घटना को कहते हैं वैश्विक तापन, या इसको हम कहते हैं भूमंडलीय ऊष्मन। तो भूमंडलीय ऊष्मन ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, वैश्विक तापमान यानी विश्व स्तर पर तापमान में जो बढ़ोतरी होती है, तो इस घटना को वैश्विक तापन के रूप में भी जाना जाता है। और वैश्विक तापन का क्या परिणाम होता है, तो एक तो क्या है कि विश्व के शुद्ध जल है वो यानी 3% से कम है, और वो भी ऊंचे ग्लेशियरों में है। तो एक नंबर प्रभाव तो क्या है, यानी ग्लेशियर पिघल जाते हैं। दूसरा प्रभाव यदि अपने देखना चाहें तो समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होती है, जिसके कारण कई द्वीप और जो बंदरगाह नगर हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके डूबने का खतरा यानी बना रहता है। और वर्षा प्रारूप में परिवर्तन, वर्षा के में जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वह वर्षा कम होती है, जहाँ सामान्य वर्षा होती है वहाँ कई बार सामान्य से अधिक वर्षा हो जाती है। इसके अलावा यानी परवाल विरंजन, समुद्री जीव परवाल जो क्या है, समुद्री वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहते हैं। तो परवालों का जो मुख्य भोजन है प्लैंक्टन वनस्पति, वो क्या है, अधिक तापमान के कारण समुद्र के तापमान वृद्धि होती है तो यानी वो सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, और परवालों का मुख्य भोजन के अभाव में क्या हो जाता है, यानी परिवाल जीवों की सामूहिक मृत्यु होती है, जिसको परिवाल विरंजन कहते हैं। इसके अलावा यानी मरुस्थलीकरण, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा वैसे भी कम होती है, और जब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैश्विक तापमान में जो वृद्धि होती है उससे यानी
उन क्षेत्रों में वर्षा और कम होती है, जिसके कारण वहाँ वनस्पति और कम हो जाती है और मरुस्थलीकरण की क्रियाएं बढ़ती है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव खाद्यान्न संकट। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्नों की मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण गेहूं और चावल जैसी प्रमुख खाद्यान्न फसल विशेष तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वर्षा की मात्रा कम होगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा भी कम होगी। और ओवरऑल देखें तो जैव विविधता का ह्रास की घटनाएं, यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव वर्षा से जैव विविधता पर पड़ता है, यानी वनस्पति कम होगी तो उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुओं पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो ग्रीन हरित प्रभाव से उत्पन्न करने में सर्वाधिक योगदान को किसका है, तो यानी ग्रीन हरित प्रभाव जो यानी सूर्य से आने वाली लघु तरंगें पृथ्वी से टकराकर दीर्घ तरंगों के रूप में यानी लौटती है, तो उसमें सर्वाधिक योगदान की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CFC, जो विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटर चलाने, कॉस्मेटिक सामान और फाइबर का उपयोग करने, मोम का गद्दों का उपयोग करने जैसी यानी उपभोक्तावादी शैली के कारण यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वहीं भूमंडलीय तापन यानी वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक योगदान देने वाली जो गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अकेली मात्र यानी भूमंडलीय ऊष्मन के लिए 57% योगदान होता है। इसके अलावा लगभग 23% मीथेन का योगदान होता है। इसके अलावा जलवाष्प भी यानी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ग्रीन हरित प्रभाव के लिए सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है, तो वो आ जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वहीं भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन या जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके लिए सर्वाधिक योगदान CO2 गैस का आ जाता है। उसके बाद मीथेन और जलवाष्प। तो जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, वैश्विक तापमान के कौन से कारण हैं जिस पर हम डिस्कस करें, तो हम दो प्रमुख भागों में इसके कारणों का डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो प्राकृतिक कारण, तो प्राकृतिक कारणों के अंदर वैश्विक तापमान बढ़ने का एक बड़ा मेजर कारण आ जाता है यानी वनोन्मूलन, यानी वनों का विनाश। वनों में लगने वाली आग एक बड़ा प्रमुख कारण होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें वायुमंडल में इसकी वजह से फैलती है। इसके अलावा कई बार ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, धुआं और विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें भी इसके अंदर बड़ा योगदान है वो करती है। इसके अलावा जो प्राकृतिक रूप से जो यानी कृषि करते हैं, उसमें जो मीथेन गैस का सर्जन होता है वो भी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इसके अलावा यदि अपने देखना चाहें तो कई बार जल है एक जगह पर एकत्रित होने या अवशिष्ट मलजल एक जगह एकत्रित होता है, तो उसके सड़ने से भी क्या होता है यानी जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा मानवीय कारक में सबसे बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि ग्रीन हरित प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए यानी 90% मानव और मानव के द्वारा की जाने वाले जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनका बड़ा योगदान होता है। तो मानवीय कारक कौन कौन से जिसकी वजह से यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, तो नंबर 1 आता है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। यानी हमारे जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो रहा है, उपभोक्तावादी शैली बढ़ रही है, जीवाश्म ईंधनों का दहन हो रहा है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को भूमि से निकालने से क्या होता है यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा होता है वनों का विनाश, यानी जिसको हम कहते हैं वनोन्मूलन, क्योंकि नगरीकरण, औद्योगिकरण और आवासीय भूमि में कन्वर्ट करने, कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट करने के लिए वनों का व्यापक स्तर पर विनाश हुआ है पिछले 100-150 सालों में, जिसका सीधा प्रभाव हो रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, और जिसका सीधा प्रभाव यानी ग्रीन हरित प्रभाव और वैश्विक तापमान में देखने को मिल रहा है। विद्युत उत्पादन, आज भी हम देखें तो भारत की लगभग 58% विद्युत जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कोयले
से अधिक विद्युत उत्पादन की जाती है तो उससे भी यानी ग्रीन हरित गैसों का सर्जन हो रहा है और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। चौथा कारण यदि हम देखते हैं औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण के अंदर यदि हम देखना चाहें तो विभिन्न प्रकार के कल कारखानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई तो औद्योगिक कल कारखाने यानी औद्योगिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, जिसकी वजह से कई जहरीली गैसों का सर्जन होता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा शहरीकरण व परिवहन, जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है कि शहरों के अंदर जीवाश्म ईंधन और उपभोक्तावादी शैली और इसके अलावा परिवहन के साधनों के अंदर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है और उसका सीधा प्रभाव यानी वैश्विक तापमान और ग्रीन हरित गैसों का सर्जन होता है। इसके अलावा आधुनिक जीवन शैली कि जैसे जैसे मनुष्य तकनीक और की तरफ बढ़ रहा है, विज्ञान की प्रगति हो रही, वैसी वैसी मनुष्य की जो जीवन शैली है उसमें बहुत परिवर्तन आया है और प्रकृति से वैसे वैसे दूर हो रहा है और उसका सीधा प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है, जीवाश्म ईंधनों का अधिक दोहन हो रहा है और जिसका सीधा प्रभाव वैश्विक तापमान में वृद्धि को देखने को मिलता है। इसके अलावा मानवीय क्रियाएं व प्रदूषण, मानव विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का दोहन करता है, नई नई संसाधनों को खोजता है और विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधनों का दहन करता है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जैसे त्योहारों पर दीपावली के पटाखे फोड़ने से भी वहाँ जहरीली गैसें सर्जित हो रही है, जिसके कारण अब सर्दियों में धूम्र कोरे जैसी एक विकराल समस्या सामने आ रही है। और इसके अलावा आ जाता है अवैज्ञानिक कृषि, यानी मनुष्य अधिक व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो कृषि की जो चक्रीय पद्धति है उसका अवहेलना करता है और हाइब्रिड बीजों का उपयोग अधिक करता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा वहन करते हैं, जिसके कारण कृत्रिम रूप से डीएपी, फास्फोरस और केमिकल्स पदार्थ, स्प्रे, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। उसका सीधा प्रभाव क्या पड़ता है, यानी ग्रीन हरित गैसों का सर्जन होता है और सिंचाई की पद्धति सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाना जैसे कई कारण हैं, जिससे यानी ग्रीन हरित गैसों का सर्जन होता है। जैसे धान के अंदर 70 दिन पानी रहता है तो उसमें ग्रीन यानी मेथेन जैसी यानी ग्रीन हरित गैस का सर्जन इसके अंदर होता है। तो विश्व स्तर पर जो ग्रीन हरित गैसों का सर्जन होता है उसमें अलग अलग देशों का योगदान है। तो अपने पड़ोसी देश जो चीन है, विश्व में जो कुल ग्रीन हरित गैसें हैं, ग्रीन हरित गैसें कौन सी हैं? CO2 है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, मेथेन, CFC और HFC जैसी ये गैसें हैं। उसमें सर्वाधिक योगदान आता है चीन, यानी हमारा पड़ोसी देश चीन विश्व के कुल देशों का 30% ग्रीन हरित गैसों का सर्जन करता है, क्योंकि वहाँ जीवाश्म ईंधनों का उपयोग यानी अधिक किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो विश्व का यानी विकसित देश USA, जिसकी उपभोक्ता शैली यानी उपभोग करने का दर विश्व के अंदर सभी देशों में अधिक है, तो वहाँ विश्व के अंदर यानी 15% योगदान हरित गैसों का है। और भारत यदि ओवरऑल देखें तो भारत हालांकि पर्यावरण के प्रति बड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखता है, पर्यावरण संरक्षण, सतत पोषणीय विकास को प्रोत्साहन देता है, लेकिन फिर भी विश्व की 7% ग्रीन हरित गैसों के सर्जन में योगदान है, क्योंकि विश्व में यदि देखें तो जनसंख्या में वर्तमान में 1 नंबर पर आ गया है। लगभग 143 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो जिसके कारण संसाधनों का जो दोहन होता है उसका नकारात्मक प्रभाव ग्रीन हरित गैसों पर देखने को मिलता है। तो जो ये ग्रीन हरित गैसें हैं उसमें कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हरित गैसों का सर्जन करता है, उस पर भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हरित गैसें सर्जित होती है वो होता है पावर स्टेशन, यानी तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वह विश्व के अंदर देखें तो ओवरऑल 21.3% जीवाश्म ईंधनों यानी तापीय विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के अंदर यानी सबसे ज़्यादा योगदान है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा जो सेक्टर है औद्योगिक यानी इंडस्ट्री, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कल कारखाने
जिसमें जीवाश्म ईंधन दहन होता है उसका योगदान भी 16.8% है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यातायात और गाड़ियों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें, क्योंकि जैसे जैसे नगरीकरण औद्योगिकरण हो रहा है, परिवहन यातायात गाड़ियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो 14% योगदान उसका आ जाता है। इसके अलावा खेती से की जाने वाले जो उत्पाद हैं, यानी खेती करने का जो पैटर्न है, या खेती में विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड केमिकल्स पदार्थ डाले जाते हैं, या पराली को जलाया जाता है ना, तो उससे भी क्या यानी 12.4 चौथा बड़ा सेक्टर है जो यानी खेती और खेती से की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसका योगदान आता है। इसके अलावा यानी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल, यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जैसे जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार के मोटर गाड़ियों में, उसका योगदान भी 11.3 आ जाता है। इसके अलावा जो नगरीय रिहायशी क्षेत्र हैं या विभिन्न रिहायशी क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के नगरपालिका का अवशिष्ट मलजल हो, या औद्योगिक कल कारखानों या विभिन्न प्रकार के घरेलू अवशिष्टों के गलने सड़ने से भी यानी रिहायशी क्षेत्रों के अंदर जो ग्रीन हरित गैसों का सर्जन होता है उसका छठा स्थान आता है, यानी लगभग 10.33% योगदान इसका है। और इसके अलावा देखें बायोमास जल से भी, यानी बायोमास यानी विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों को सड़ाने जलाने या विभिन्न प्रकार के खाद्य तैयार करने में भी यानी बायोमास से भी 10% यानी जैव ईंधन या लकड़ी का जलाने से भी 10% यानी ग्रीन हरित गैसों का सर्जन होता है। यानी ये जो 7 सेक्टर है विश्व के 80% से अधिक यानी ग्रीन हरित गैसों का इसमें क्या करते हैं, सर्जन करते हैं। इसके बाद अपने यानी वैश्विक तापन से संबंधित विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि अब की बार क्या है बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे जिसके अंदर एक पैराग्राफ भी आएगा जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यानी मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 4 ऑप्शन वाले उत्तर भी आएंगे, कूट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो उन पर भी थोड़ा सा अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वैश्विक तापमान से क्या तात्पर्य है, वैश्विक तापन क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है मौसम के पैटर्न में दीर्घकालीन बदलाव, ये तो दीर्घकालीन बदलाव होता है वो जलवायु परिवर्तन कहलाता है। बी ऑप्शन क्या, तापमान में हो रही लगातार वृद्धि, और सी हल्की गैसों की मात्रा में वृद्धि। तो यानी तापमान में हो रही लगातार जो वृद्धि है यानी ग्रीन हरित गैसों की वजह से तापमान में लगातार जो वृद्धि है उसके लिए यानी वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। दूसरा यदि हम देखें पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, यानी कौन सी गैस है जिसके कारण ग्रीन हरित, तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 है वो यानी का योगदान है वो इन अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक है। हालांकि ग्रीन हरित प्रभाव सर्वाधिक योगदान CFC का आता है, लेकिन वैश्विक तापमान में योगदान किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 3 पर अवलोकन करें कि भूमंडलीय तापन जिसको कहते हैं वैश्विक तापमान उत्पन्न करने में सर्वाधिक योगदान कौन सी गैस का है। तो CFC ये तो क्या है यानी ग्रीन हरित प्रभाव के लिए सर्वाधिक योगदान है। CO2 ऑप्शन बी, C NO2, D O2। तो यानी ये जो आपकी गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 57% योगदान भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इसके अलावा यदि अगला क्वेश्चन अपने देखना चाहें कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो हमने डिस्कस भी किया था कि हमारा जो पड़ोसी देश चीन है विश्व की 30% ग्रीन हरित गैसों का सर्जन करता है। USA का 15% योगदान है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा यानी चीन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपने बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। थोड़ा सा घुमाया है तो केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 व CH4
केवल मीथेन, मीथेन भी है लेकिन केवल मीथेन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दो बड़ी गैसें हैं जो लगभग 70% योगदान वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्रीन हरित गैस कैसे कौन सी नहीं है? तो मीथेन है क्योंकि इसका 23% योगदान है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ग्रीन हरित गैसों के अंतर्गत नहीं आती, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपने बढ़ते हैं कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है, यानी वैश्विक तापमान के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, जिसमें लैंग्वेज थोड़ी चेंज की गई है। हिमानीकरण का पिघलना यानी बर्फ पिघलेगी, निश्चित रूप से सही है। 2 सागर तल में उत्थान, यानी जब हिम पिघल के समुद्र में जाएगी सागर तल का उत्थान भी होगा। मौसमी दशाओं में परिवर्तन, यानी जलवायु में आर्द्रता की मात्रा, तापमान की मात्रा में भी परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन सी। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि, तो इसका एक प्रमुख रीजन है। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 में दिया गया 1 व 2, कूट 2 में दिया गया 1, 2, 3, कूट सी में दिया गया 2, 3 व 4, और कूट डी में दिया गया सभी। तो यानी ये हिमानी का पिघलना, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, ये चारों फैक्टर हैं वो क्या है, यानी इफेक्ट करते हैं ग्रीन हरित प्रभाव से। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि वैश्विक उत्सर्जन का कारण होता है, कि वैश्विक उत्सर्जन का कारण होता है भी कौन सी गैस इसके लिए योगदान होता है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, CO2, क्योंकि CO2 का योगदान कितना है, यानी 52% इसके अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपने बढ़ते हैं कि भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ती है, कि वैश्विक तापमान में जो मात्रा में बढ़ रही है उष्णता, उसके लिए कौन सा कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया, इसी के अंदर भी ऑप्शन ए सही आ जाएगा, यानी CO2 का योगदान यानी प्रमुख आ जाता है। इसके अलावा यदि इसमें प्रश्न को पूछेगा तो इनमें में से कौन सी यानी ग्रीन हरित गैस नहीं है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी इसके अंदर डाला जा सकता है, या इसके अंदर वैश्विक तापमान के गणेश पिघलना भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ अपने आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।